Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, in today's lecture, we will be able to analyze the daily life and social customs of Romans. So, हमने इस civilization का introduction पढ़ा और उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे ये एक empire से republic में change हुई और फिर दोबारा से एम्पायर बन गई। सो हमने इसके जो 3 फेजेस थे उसको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इसकी बुनियाद कैसे रखी गई। आज हम इसकी सोशल लाइफ पढ़ेंगे कि यहाँ लोग कैसे रहते थे और इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स और एडवांसमेंट्स इस सिविलाइजेशन के दौर में हुई थी हम वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बेसिस है आज की सिविलाइजेशन जो कि यूरोप के अंदर मौजूद है। वो तमाम जो है इसी सिविलाइजेशन जो है, ये सिविलाइजेशन उसकी बुनियाद आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के जो बुनियाद है उसी के ऊपर जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो खड़ी हुई है। सो हम देखेंगे कि जो पुरानी सिविलाइजेशन है इसके सोशल कस्टम्स वगैरह या इनकी डेली लाइफ किस तरीके की थी। सो व्हाट डू यू नो अबाउट द डेली लाइफ एंड कस्टम्स ऑफ एंशिएंट रोम। सो हमें क्या पता है इनकी डेली लाइफ के बारे में। अगर मैं अपनी बात करूं तो क्योंकि ये ग्रीक्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि जो चीज़ें हमने या सोशल लाइफ स्ट्रक्चर हमने ग्रीक्स का पढ़ा था, बहुत ज़्यादा रोमन्स जो है वो उससे सिमिलर थे, ठीक है। आगे हम फर्दर इनके रिलीजन के बारे में भी पढ़ेंगे और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लेट्स हैव अ लुक। सो व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू थिंक रोमन्स एट, व्हाट डू यू नो अबाउट द रोमन्स रिलीजन। सोचे ज़रा कि क्या हो सकता है, ग्रीक्स का क्या रिलीजन था, पहले उसके ऊपर फोकस करें। वेरी गुड, पोलिथिस्टिक रिलीजन था, यानी कि मल्टीपल गॉड्स के ऊपर वो बिलीव करते थे। रोमन्स के बारे में अब अगर आप सोचे तो क्या ये भी मल्टीपल गॉड्स पे बिलीव करते थे? जी हाँ, स्टार्ट में जब इनकी सिविलाइजेशन का आगाज हुआ तो दे ऑल्सो यूज टू बिलीव ऑन मल्टीपल गॉड्स, बट स्लोली एंड सडनली इनका रुझान जो है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ हुआ और इनका एक जो रूलर है उसने जब क्रिश्चियनिटी या वो टर्न हो गया टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, तो उसके बाद से इसको ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया रोम का, ठीक है। रिलीजन इनका चेंज होता रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अब लाइफ कैसी थी रोमन सिविलाइजेशन में, सबसे पहले हम इनका रिलीजन पढ़ लेते हैं। दे हैड अ पोलिथिस्टिक रिलीजन व्हिच मींस दैट दे बिलीव्ड इन मेनी गॉड्स एंड गॉडेस। इन 4th century द क्रिश्चियनिटी बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है। लेकिन 4th century में क्रिश्चियनिटी जो है यानी कि मोनोथिस्टिक हो गया था, उसके बाद यानी कि सिंगल गॉड के बिलीवर हो गए थे ये। उसके बाद सोशल सिस्टम इसका किस तरह का था कि एंशिएंट रोम में देयर वर 2 डिस्टिंक्ट क्लासेस, पार्टीशियंस होते थे और जो कि वेल्दी लोग होते थे, नोबल मैन होते थे, इनके पास पावर होती थी, इनको सेनेट में जगह मिला करती थी, और प्लेबियंस हुआ करते थे जो कि बिलो द रिच लाइन हुआ करते थे, जिनको आप पुअर पीपल कह सकते हैं, जो कि फील्ड्स में काम करते थे या वर्किंग क्लास इसको आप कह सकते हैं। And had less power but could vote for laws and officials in the assembly. आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, जो कि ग्रीक से जिनका आगाज हुआ था, आगे जाकर जो है इन्होंने भी उसी को अपनाया। इवन दो जो इनके एम्परर्स हैं, जब इनका रिपब्लिक सिस्टम खत्म हुआ तो इनके एम्परर्स जो है वो भी थ्रू सेनेट जो है वो चुने जाते थे। उसके बाद गेम्स, याद होगा आपको कि ग्रीक्स जो है दे यूज टू प्ले या ओलंपिक्स के मौजूद थे वो। तो यहाँ किस किस्म की, रोमन सिविलाइजेशन में किस किस्म की गेम्स होती थी, तो बॉल गेम्स होती थी लाइक ट्राइजन, par and par with nuts and knuckle bones and sheep bones. Children had toys like rattle dolls, trolleys and toy chariots pulled by mice. And games and toys provided fun and leisure for the people. Chariot race वगैरह ये करते थे बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के खिलौनों वगैरह से खेला करते थे। Further clothing अगर हम इनकी देखें तो Romans wore clothing from wool, linen, cotton and silk. Male citizens wore status indicating togas, while women wore tunics, stolas and pellas, and poor men wore simple tunics and cloaks, and boys wore white togas. They wore sandals and boots, with senators having special sandals. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इनकी क्लास सिस्टम के हिसाब से इनकी ड्रेसिंग हुआ करती थी। जैसे कि अगर कोई पार्टीशियन ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके जो टॉगास हुआ करते थे वो अच्छे कपड़े से बने हुए होते थे, बल्कि जो प्लेबियन से ताल्लुक रखते थे, वर्किंग क्लास से या पुअर लोग होते थे, दे यूज्ड टू वेयर सिंपल
ट्यूनिक्स। इसके अलावा जो सैंडल्स हैं वो भी ये यूजुअली ये लोग सैंडल्स पहना करते थे, और जो सेनेटर्स हुआ करते थे जो कि जिनको आप पार्टीशन ग्रुप कह सकते हैं उससे ताल्लुक़ रखते थे, उनके सैंडल्स जो हैं वो ज़रा ख़ास किस्म के हुआ करते थे। इसके अलावा फूड में ये लोग क्या खाते थे, इनकी डाइट लैक पोटैटोज, कॉर्न एंड टोमेटोज। दे एट ब्रेड, ऑलिव्स, ऑलिव ऑयल एंड चीज फ्रॉम शीप और गोट मिल्क, एंड द रिच हैड multi-course meals with the poor relied on free bread, beans, lentils and porridge. So इनकी खुराक में आलू वगैरह या कॉर्न या टमेटोज नहीं हुआ करते थे, बट यूजली ये चीज़ और ऑलिव्स जो हैं इनके ऊपर फोकस ज़्यादा किया करते थे। इसके अलावा नट्स वगैरह भी खाते थे, और जो गरीब लोग हैं वो या तो ब्रेड लिया करते थे या दालों वगैरह के ऊपर गुजारा किया करते थे। इसके अलावा अगर मैं अब आपको दिखाऊं कि आर्किटेक्चर यहाँ किस किस्म का है, आपको याद होगा कि ग्रीक्स के हमने जब आर्किटेक्चर की बात की थी तो हम उनके फेमस कॉलम्स की बात करते हैं, लेकिन जब भी हम रोमन्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये एक्वेडक्ट है। एक एक्वेडक्ट क्या होती है, वर्ड एक्वा से निकला है जिसको हम पानी कहते हैं। तो ये पानी की ट्रांसपोर्टेशन का जरिया था, यानी कि बाहर से ताज़ा पानी शहर तक किस तरीके से लाया जाएगा वो इन एक्वेडक्ट्स के जरिए लाया जाता था। और ये जो आजकल मॉडर्न आपका पानी का निकास या ड्रेनेज का सिस्टम है, ये उसकी एक जो है वो अर्ली एग्जाम्पल है। अगर हम इसका कटवे देखें, यानी कि अंदर से इसका क्रॉस सेक्शन देखें किस तरीके से वर्क करता है, तो यहाँ नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पानी जो है उसकी तरसील हुआ करती थी, और इसके अलावा ऊपर एक कैनाल सिस्टम होता था जहां पानी जो है वो ओरिजिनल यानी कि एक नाले की तरह बहा करता था। और इसके अलावा इन्होंने प्रॉपर रोड सिस्टम भी बनाया गया था यहाँ पर, और रोड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शहर में मौजूद थी जिनके ऊपर चैरियट्स वगैरह या घोड़े वगैरह या लोग वगैरह चलते थे। अगर हम इसका कटवे या क्रॉस सेक्शन देखें तो आप देख सकते हैं कि ये कंक्रीट से और पत्थरों से मिलकर बनी हुई है, और आज भी इनकी जो है वो कुछ रोड्स जो हैं वो देखने में मिलती हैं कि वो अभी तक ख़राब नहीं हुए, और इसी वजह से इनका आर्किटेक्चर जो है वो अभी भी महफूज है क्योंकि ये उसमें सीमेंट का और कंक्रीट का इस्तेमाल किया करते थे। अब मैं आपको दूसरी सिमुलेशन दिखाती हूँ जिसमें हम चलेंगे एक पैंथियन, यानी कि ये चर्च किस किस्म के बनाते थे या इनकी बिल्डिंग्स जो है वो किस किस्म की होती थी। कॉलिसम जो है ये इनकी एक बहुत फेमस बिल्डिंग है, लेकिन मैं आपको कॉलिसम की बजाय पैंथियन दिखाने लगी हूँ जो कि इनका एक अर्ली जो है वो इबादत गाह थी। दिस इज द पैंथियन, द फेमस पैंथियन। आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं, एक बड़ा यूनिक सा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे पिलर्स का आगे फ्रंट पर काम किया गया है, और इसके अलावा डूम शेप्ड है ये। यहाँ टॉप पर जो है इसके अंदर एक ऑक्यूलस मौजूद है जहां से लाइट जाया करती थी, और इसके अलावा एक बिल्कुल टोटल सर्कुलर जो है इसकी पोजीशन है। मैं आपको एक शॉर्ट इसके ऊपर एनिमेशन दिखाती हूँ, इसको गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा। The Pantheon, built on the Campus Martius, is one of the few temples of ancient Rome that is still intact. Its name originates from Greek and means Temple of All the Gods. It has been suggested that the name comes either from the statues of the gods placed inside the building, or from the resemblance of the dome to the heavens. The original structure was commissioned by Marcus Agrippa in 27 BC during the third term of his consulship. He was a general as well as a friend and the son-in-law to the Emperor Augustus. The first temple burnt down in 80 AD. It was then rebuilt, but the new temple was hit by lightning during the reign of the Emperor Trajan. It was rebuilt again, probably during the reign of the Emperor Hadrian around 126 AD, but the layout of the building only resembled the old temple slightly. However, the inscription on the original facade, which is still visible today, refers to Agrippa. The Pantheon has been renovated several times since then, preserving the shape it took on during the reign of Hadrian. The structure of the temple is composed of two main parts, the rotunda and the portico. The height of the dome over the rotunda and the diameter of the interior circle are the same, 43.44 meters. So a sphere, 43.44 meters in diameter, would fit into the interior, touching the floor and the inside of the dome. Up to the 19th century,
This was the largest dome of its kind, but it is not only special because of its size. There is a large circular opening on top, nearly 9 meters in diameter. It is called the oculus, and its function is to let light in. The portico is linked to the rotunda by a rectangular structure. Its ceiling is supported by 16 Corinthian granite columns arranged in 3 rows. The portico and the tympanum above. Okay, my dear students. So आपने ये एनिमेशन देखी जिसमें आपने ये देखा कि पैंथियन जो है ये एक क्या था, ये इबादतगाह थी और इसका नाम पैंथियन जो है ये बेसिकली ग्रीक से ओरिजिनेट किया गया है, जिसका मतलब है कि खुदाओं का घर। और नाम इसका पता नहीं इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल गॉड्स के स्टैचूज जो है वो रखे गए और बाद में जो है ये चर्च की शक्ल इख्तियार कर गया था क्योंकि जब क्रिश्चियनिटी की तरफ ये चेंज हुआ इनका रिलीजन तो इट बिकेम अ चर्च और मुख्तलिफ टाइम पर इसकी तोसी होती गई है। सबसे पहले ये अगस्टस के दौर में बना था जो कि सीजर के बाद आया था और आपको याद होगा कि हमने अगस्टस के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ। तो उसके दौर में ये सबसे पहले ये अग्रिप्पा जो है उसने अगस्टस के दौर में इसको बनाया था और उसके बाद जो है इट वाज बर्न डाउन और इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया और रिकंस्ट्रक्शन के बाद दोबारा से इसके ऊपर लाइटनिंग आकर गिरी और फिर ये दोबारा से मिसमार हुआ और फिर दोबारा बनाया गया। तो मल्टीपल टाइम्स पे इसकी तोसी होती गई, लेकिन जो नाम इसके ऊपर एंड तक लिखा गया वो अग्रिप्पा का ही लिखा गया था जिसने इसको स्टार्ट में सबसे पहले अगस्टस के दौर में बनाया था। ऑक्यूलस इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि टॉप पर एक होल था, इसके एक डूम शेप जो आर्च है उसके अंदर जहां से लाइट जो है वो अंदर आया करती थी। सो ये इसकी कुछ स्पेशल चीजें और आप देख सकते हैं कि बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम रोमन्स डिक्लाइन की बात करें तो क्या इसकी डिक्लाइन की वजूहात बनी कि इन्वेजन बाय डिफरेंट ट्राइब्स, बहुत से दूसरे ट्राइब्स जो हैं इन्होंने इनको इन्वेड किया, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और टैक्सेशन और इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से भी इनका जो है वो डिक्लाइन हुआ। स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन द मिलिट्री, और इसके अलावा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपनी एम्पायर की एक्सपेंशन कर रहे थे और उसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में इनकी जंगें भी चल रही थी मुख्तलिफ ट्राइब्स के साथ, तो इस वजह से भी और मिलिट्री के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे इंस्टेड ऑफ देयर इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी ही हैवी टैक्सेस और इन्फ्लेशन का शिकार थी। इस वजह से ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन हुआ। So my dear students, for your practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print from bio teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework you will complete question number 1 from exercise 3. This is a detailed question जिसको आपने complete करना है, जिसमें आप Persians, Romans और Greeks का आपस में comparison करेंगे. So my dear students, I hope you have enjoyed the social life, religion, architecture and the advancements that happened in the Roman civilization, and you can compare them with the Persians and the Greeks now. Thank you so much. Have a great day and Allah Hafiz.